जिसका डायरेक्टली अराउंड 10 क्वेश्चंस हमारे एनडीए सीडीएस एंड सीएपीएफ में तो ज़्यादा ही आते हैं। ठीक, तो इन एग्जाम्स के लिए मैं कवर कराऊंगा। मेरा मेजर फोकस रहेगा सीएपीएफ। ठीक, तो आप ये मान लो अगर आपने सीएपीएफ के लिए पढ़ लिया है तो सीडीएस और एनडीए इज वेरी लाइक आपके लिए खिलौना हो जाएगा। ठीक, इसके लिए मैं क्या करूंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसको फॉलो करूंगा। ठीक, आपको नोट एंड अपना जो एक्सप्लेनेशन है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो भी मैं व्याख्या करूंगा बहुत ही इजी वे में करूंगा। इनफैक्ट आप देखोगे आगे जब मैं करूंगा तो आपने बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, गारंटी है। ठीक, इसके अलावा इसको अराउंड 10 to 15 डेज में मैं इसको खत्म करा दूंगा, मोस्ट ऑफ जल्दी कर दूंगा। ठीक, और वही करेंगे जो हमारे सीएपीएफ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी। तो समवेयर इट कैन लाइक आपका ये यूपीएससी का बेसिक स्ट्रक्चर भी इससे बन जाएगा। ठीक, हम कॉन्स्टिट्यूशन का तो बनाएंगे ही, इसका भी बना सकते हैं। चलो, तो आज से हम शुरू करेंगे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्लाइड, क्योंकि लक्ष्मीकांत की अगर आपके पास बुक है 6th एडिशन या फिर 7th एडिशन से आप पढ़ो, ठीक है, उसमें पहला चैप्टर ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्योंकि हमें संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा उसका रिक्वायरमेंट क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसका। ठीक, कहानी क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यार, आप लोग ले लो अपनी कॉपी किताब। देखो यार, कॉपी नोट्स मत बनाना ऐसे, बिकॉज इन दिस पॉलिटी आप नोट्स बनाते बनाते थक जाओगे। सो बेटर कि आप बुक ले लो, ठीक है, और बुक लेके उसमें ना हाईलाइट कर लो और उसको ही रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। ठीक, एंड पीवाईक्यूज लगाओ, वो हम साथ में लगाएंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो समझ गए, बुक से ही आपने रीड करना है, डू नॉट रन फॉर नोट्स। ठीक है, इवन किसी और के नोट्स भी मत पढ़ो, अपने खुद से नोट्स बनाओ। चलो बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ठीक, तो भैया ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे काम चल रहा था, आपको पता है 1600 में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी, इंडिया आई थी ट्रेड के लिए। ठीक है, सबको पता है, मैंने हिस्ट्री में बता भी रखा है और फिर से बता दूंगा। ठीक, तो पहले ऑर्डर जो थे किसने दिए थे, क्वीन एलिजाबेथ ने किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में किसके ऑर्डर दिए थे कि सिर्फ ट्रेड करोगे आप लोग जाके वहां पर, क्या करोगे, सिर्फ ट्रेड। ट्रेड मतलब आप जाके अपना सामान व्यापार कर सकते हो वहां पे। ओके, बट वही है यार, नीयत बदल जाती है लोगों की, तो बदल गई इनकी भी। फिर क्या हुआ, लेटर इन 1765, 1765 में हमारे एक किंग था, इनका नाम था शाह आलम टू, शाह आलम द्वितीय। ठीक, इनके हाथों से इनको मिल गया दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स को क्या बोलते हैं, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक, एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स। तो अंग्रेजों को ये पावर मिल गई थी 1765 में भाई शाह आलम टू से। ठीक, जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, ठीक, मतलब टैक्स वगैरह वसूल सकते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी मिल गई थी उनको, इनको ब्रिटिशर्स को। ठीक, टू कंपनी, और कहाँ कहाँ की मिली थी, नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बिहार एंड नंबर 3 उड़ीसा। गॉट इट। चलो, यहाँ तक का इतना ही था हमारा। इसके बाद दो फेज में हमारा ये चलता है। नंबर 1 है हमारा रूल ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी का रूल चलेगा, और दूसरा चलेगा हमारा रूल ऑफ क्राउन। उनका टर्म ईयर ये है, डायरेक्टली एक बार पूछा भी गया है एनडीए में आई गेस, कि रूल ऑफ कंपनी क्या था 1773 से फिर 1858, एंड रूल ऑफ क्राउन था 1858 से टिल हमारा इंडिपेंडेंस। ठीक, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा रूल ऑफ कंपनी क्या था। ठीक, एक चीज बताऊंगा सिर्फ, दैट इज रूल ऑफ कंपनी। तो यार रूल ऑफ कंपनी 1773 से 1858 तक है। कंपनी रूल कर रही है, नाम सिंपल है, नाम से ही समझ जाओ आप। अभी इसमें कंपनी रूल कर रही है, कंपनी के रूल से क्या होगा ये देखेंगे। ठीक, तो नंबर 1 पहला हमारा एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आप बस ये लिख लो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, मैंने वैसे ही लिख रखा है आपको नोट्स में, इधर आपको जो बना रखा है। तो नंबर 1 इसमें था कि गवर्नर जो बंगाल था अभी तक, बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, समझ गए, ये लिख लो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसके अंडर में 4 मेंबर वर्किंग काउंसिल थी। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसके नीचे 4 वर्किंग मेंबर हैं जो उसके नीचे काम करेंगे, बट गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, और पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मल्टीपल टाइम पूछा था और बहुत कंफ्यूजन होती है यार, तो इन चीजों को आप एक बार लिखो, ठीक, समझो और एक बार रिवाइज करो, समझ आता जाएगा। और कुछ अपनी निमोनिक्स बना सकते हो तो बना लो। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था पहला, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नंबर दूसरा
1773 रेगुलेटिंग एक्ट का क्या था इंपॉर्टेंस कि भैया बॉम्बे, मद्रास, तीन आपको पता है तीन रीजन से, जैसे इंडिया ले लेंगे तो एक बंगाल था, सबसे पहले ब्रिटिशर्स यहीं पे आए थे तो उन्होंने एक मद्रास में खोला था और एक बॉम्बे में। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी पहले जब गवर्नर ऑफ बंगाल था ये वाला पोर्शन, तब तो ये अलग अलग थे, ठीक, तीनों काम अलग अलग करते थे। बट जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया तो सारी पावर सबके किसके पास आ गई, सबसे ज्यादा बंगाल वाले पावर गवर्नर जनरल के पास, ठीक। उसके अंडर ये दोनों प्रेसिडेंसी काम करने लगी, ठीक, मतलब बॉम्बे और मद्रास की उसके अंडर आ गए, ठीक। और याद रखना 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 ईयर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना, कहाँ, केलकटा में। इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट केलकटा में बना था 1774 में, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक जज थे और तीन अदर जज थे, तो टोटल चार लोग थे, इसमें वन चीफ जज जो भी उनको बोल सकते हो आप, और तीन अदर सब्स्टिट्यूट जजेस थे। गॉट इट, ये चीजें आप लिखनी और कुछ नहीं लिखनी। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि उन्होंने प्रोहिबिट किया, किसने, देखो, कंपनी प्रोहिबिटेड वर्कर्स, कंपनी ने वर्कर्स को बोला कि भैया आप मनमानी नहीं करोगे, ठीक, आप पर्सनल ट्रेड भी नहीं करोगे और आप ब्राइबरी यानी कि रिश्वत वगैरह भी नहीं दोगे, ये सब बैन हो गया था 1773 में। अभी देखो आगे चल के ये खुल जाएगा, क्योंकि जब कंपनी के वर्कर्स थे यहाँ पे तो वो भी फिर वही सब अपना काम करते थे, ट्रेड करते थे अपना, कंपनी के साथ साथ अपना ट्रेड करते थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है, रिश्वत लेते थे, कोई काम करने आ रहा है तो वही उससे पैसे ले रहे वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें बैन हो गई थी 1773 में स्टार्टिंग में। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो बोर्ड ऑफ, जो ब्रिटिशर्स थे ना हमारे, जो कहाँ पे थे, बैठे थे यूके वगैरह में, वो इंडिया में कंपनी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने क्या किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो गया था, किस पे, कंपनी पे, ठीक है। क्योंकि कंपनी से इन्फॉर्मेशन सारी डिफेंस की रिगार्डिंग या रेवेन्यू की रिगार्डिंग की इन्फॉर्मेशन थी कंपनी की, सॉरी यार कुछ बेच रहा है, ठीक है, कंपनी की इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किसको मिलती थी, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलती थी। तो ये हैं चार पांच पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, ठीक। कौन कौन से, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, ठीक, इसमें चार मेंबर वर्किंग काउंसिल भी थी। इसके अलावा बम्बई और मद्रास ये तीनों बंगाल के अंडर काम करने लगे, ठीक है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना दिया कलकत्ता में 1774 में, टोटल चार जज थे, एक चीफ जज और तीन अदर जज थे, ठीक। जो भी पर्सनल वर्कर्स थे उनका काम बंद कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था। गॉट इट, चलो। अब दूसरा आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको नाम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक, इसको बोलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा है रेगुलेटिंग एक्ट, तो है 1781। इसकी दो इंपॉर्टेंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी, अब चूंकि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया था तो सुप्रीम कोर्ट की पावर से किसको बाहर कर दिया, गवर्नमेंट। अब बहुत गवर्नमेंट जो भी था हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो क्या खेल खेलेगी, उसने बोला कि भैया जो भी हमारे गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल भाई साहब जो भी हमारे हैं, जो भी वो काम करेंगे, या उनकी काउंसिल जो भी काम करेगी, या फिर हमारी कंपनी के जो भी वर्कर्स हैं वो काम करेंगे, या फिर जो भी रेवेन्यू कलेक्शन रिगार्डिंग मैटर्स होंगे, इनके रिगार्डिंग अगर कहीं भी कोई भी पंगा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर में नहीं आता, वो ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आएगा, ठीक। ये बंद कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 से, ये पावर है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर से इसको बाहर कर दिया कि गवर्नर जनरल कुछ भी गलत करेगा अपने पद पे, उसकी काउंसिल से कोई मेंबर कुछ भी गलत कर सकता है, कंपनी वर्कर कुछ भी कर सकता है, और रेवेन्यू को रिगार्डिंग अगर रिश्वत लेता वो पकड़ा गया कुछ भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, उसकी पर्सनल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो भी गवर्नर जनरल बता चाहेगा उसके हिसाब से उसका वो होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला नहीं होगा। लेकिन जो हमारे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना है, तो कलकत्ता के सिटीजन्स थे इंडियंस वगैरह, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दिया, समझ रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट बनाया हमारे लिए सिर्फ, समझ रहे हो, अपने आप को उससे बाहर रख दिया। और पहली बार भाई साहब इसमें हिंदू मुस्लिम की जो भी लड़ाई ना वो स्टार्ट की, उन्होंने क्या कहा इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसका जो भी फैसला होगा हिंदुओं के लिए एज पर हिंदू लॉज, ठीक है, और मुस्लिम्स के लिए अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम के हिसाब से तय होगा, ठीक। तो पहली बार उन्होंने, देख रहे हो, अपने रिलीजन के नाम पे उन्होंने यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक ये समझ चुके थे कि रिलीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
फिर 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हमारे गवर्नर जनरल के आता है उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ठीक, ये दो कंडीशन पे आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले आने वाला नहीं था, लेकिन ये दो कंडीशन मांगेगा कि भैया ठीक है मेरे को दो कंडीशन चाहिए और तभी मैं बनूंगा गवर्नर जनरल, अदरवाइज नहीं बनूंगा। ठीक, तो दो कंडीशंस की कौन कौन सी थी? नंबर एक थी भैया कि काउंसिल के जो भी डिसीजन होंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता ना 4 मेंबर काउंसिल है उसकी, ऊपर है हमारे गवर्नर जनरल, उसके नीचे 4 मेंबर काउंसिल है। तो अगर काउंसिल कोई भी डिसीजन लेती है ना, इसके डिसीजन को ओवरराइड यानी कि इसकी डिसीजन की खत्म कर दी गवर्नर जनरल ने, पहले थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस की यही शर्त थी कि जो काउंसिल हमारा कोई भी डिसीजन लेगी तो उस पे मैं उसको नहीं फॉलो करूंगा, उसको ओवरराइड कर सकता हूँ मैं, ये पावर मेरे को चाहिए स्पेशल केसेस में। ठीक है, तो ये पावर उसको दे दी गई थी। पहला ये था। दूसरा था कि भैया ही शुड बी गिवन द रैंक ऑफ कमांडर इन चीफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लो, पहला ब्रिटिश आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और इसने ही शुरू किया था कमांडर इन चीफ का रैंक डिफेंस। ठीक, तो गवर्नर जनरल के साथ साथ उसको कौन सा रैंक देना चाहिए? कमांडर इन चीफ का। बस ये दो तर्जों पे आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब ये क्या है? इसके भी दो इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के दो कंडीशन, मतलब दो इंपॉर्टेंस है। नंबर एक, इंडिया पर ट्रेड करने का टाइम पीरियड 20 साल तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी ना, उसको हर साल मतलब हर कुछ सालों में ना वो लेना पड़ता था ब्रिटिश से कि भैया ठीक है मैं 20 साल और वहां पे कर लूँ ट्रेड इंडिया में, फिर और कर लूँ 30 साल। तो ये इसका टाइम पीरियड 20 साल और बढ़ा दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। ठीक, दूसरा क्या था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे ना और जो भी वर्कर्स थे, स्टार्टिंग में तो उनकी सैलरी क्या आती थी? ब्रिटिश से आती थी। ठीक है, यहाँ से रेवेन्यू जाता था, भाड़े ब्रिटिश से उनको सैलरी देते थे। बट बाद में 1793 से ये प्रोविजन कर दिया गया था कि जो इंडियन रेवेन्यू होगा ना, इंडियन रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, या फिर जो भी पर्सन जो ब्रिटिशर्स के यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको सबको पेमेंट दी जाएगी इंडियन रेवेन्यू से। तो समझ रहे हो ना, एक डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्होंने इम्पैक्ट कर दिया था इंडियन इकोनॉमी पे। समझ रहे हो, ये बस चार्टर एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस भाई याद रखने आपने। तो ये 1793 से किया था। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ। फिर आएगा 1813 का, इंपॉर्टेंट है ये। आपने सुना होगा चाय और चीनी। तो देखो इसके थ्रू जो ब्रिटिश कंपनी है ना, जो मोनोपोली थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म कर दी गई थी। ठीक, मोनोपोली समझते हैं ना, कि एक ही कंपनी सब कुछ कर रही है और कोई आ ही नहीं रही है। जैसे कि स्टार्टिंग में जियो बन गई थी, बट बाद में आ गई एयरटेल भी आ गई। ठीक है, बाद में बीआई भी आ गई। तो ये सब अब मोनोपोली थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है। बट पहले जो स्टार्टिंग जियो ही थी तो मतलब वो मोनोपोली करने लगी थी। तो वही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ थी। उसके बाद 1813 को जो चार्टर एक्ट था उसने बोला कि भैया अब ब्रिटिश कंपनी और भी जो भी है वो आना चाहे इंडिया में तो वो आ सकती हैं, लेकिन इन्होंने दो चीजों पे अपनी मुनाफली रखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और वो कौन सी थी? एक्सेप्शन थे कि ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड ऑफ शुगर, यानी कि चाय तो यार दो चीजों पर उन्होंने मुनाफली, सॉरी सॉरी, दो चीजों पर उन्होंने मुनाफली रखी थी, और वो थी आपकी ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, ये देखो, ट्रेड ऑफ टी, चाय के साथ और चाइना के साथ व्यापार पे मोनोपोली रखी थी कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। 1813 के चार्टर एक्ट से हुआ था ये। बाकी जगहों पर अदर कंपनीज भी काम कर सकती हैं, ठीक, ट्रेड कर सकती हैं। यहीं से क्रिश्चियन मिशनरी जाने लगे थे 1813 से इंडिया में, समझ गए, ध्यान रखना। 1813 से ही ब्रिटिश टेरिटरी जो भी था इंडिया में, ठीक है, जैसे कि जो भी अपने फोर्ट वोट बना के, फोर्ट विलियम था ना, आपको पता होगा बंगाल में, तो उस टाइप की जो भी टेरिटरीज थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, तो वहां पे उन्होंने अपने कल्चर और एजुकेशन को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, देख रहे हो धीरे धीरे कल्चरल रेवेन्यू सारे मतलब हर तरह से घेर रहे हैं हमारे को। और बोला था उन्होंने अपने कंपनीज के वर्कर्स को भैया कि इंडियन की लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए फोर्स किया गया था कि आप भी जाकर टैक्स लो। समझ गए? तो ये सब हो रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। बस इसके इतने पॉइंट है वो आप लिख लो। बाकी नेक्स्ट आएगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या हुआ था कि भैया कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल वर्कर्स को अलग कर दिया गया। तो वेरी ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार राजनीतिक और कॉमर्शियल, तो पहली बार राजनीतिक और कॉमर्शियल वर्कर्स को अलग अलग काम कर दिया गया था। ठीक है, ये किससे हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जहां से डुअल गवर्नमेंट प्रोविजन स्टार्ट हो गया। ठीक, पहली बार ही क्या हुआ था, एरिया अंडर जो कंपनी रेगुलेशन था उसको कहा था उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी। इससे पहले तक वो इंडियन टेरिटरी को तो ऑक्युपाइड, लाइक ऑक्युपाइड इन द सेंस कि वो रेंट पे थे, ऐसे बोल सकते। ठीक, लेकिन इन्होंने इंडिया में रह के इंडियन टेरिटरी को, जिस एरिया में ब्रिटिशर्स रहते थे उसको बोला था कि भैया दैट इज द ब्रिटिश टेरिटरी। तो समझ रहे हो, धीरे धीरे पहले रेवेन्यू कलेक्शन किया, फिर ट्रेड में मोनोपोली बढ़ा ली, उसके बाद अभी ब्रिटिश में मशीनरी जाने लगे, अपना कल्चर बढ़ाने लगे, एजुकेशन बढ़ाई। अब बोल रहे हैं कि ये टेरिटरी हमारी है। ठीक, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर फुल कंट्रोल दे दिया गया। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू था, लेकिन अब डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ गए? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। 1833, इससे क्या हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी तक जो चले आ रहे थे ना, इनका रैंक बदल दिया, इनको बोलने लगे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा कहलाने वाले पहले बंदे थे कि भाई, इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सबसे पहले तो थे हमारे वॉरेन हास्टिंग्स, जो कौन थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833, अब ये क्या है, इससे पहले के जितने भी एक्ट थे उनको बोला जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसा प्रोविजन आया था। और इसके बाद वालों को बोल जाएगा सिर्फ एक्ट। ठीक, समझ गए? इनको एक्ट को बोलते हैं हिंदी में अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट को बोलेंगे नियामक कानून। ठीक, ऐसे बना सकते हो। 1833 में ही पहली बार बात हुई थी कि चलो इंडियंस के लिए भी ना कुछ करते हैं, ब्रिटिशर्स को लगा, तो उन्होंने ओपन सिविल सर्विस के एग्जाम की बात की थी। तो भाई ये तो हुई थी इंडियंस के लिए, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी मेंबर्स थे उन्होंने बहुत फोर्स किया और उसको बंद करवा दिया। ये अभी नहीं हो पाया, 1833 में नहीं हो पाया, लेकिन अभी देखो कब होगा बताता हूँ। ये देखो अब आएगा 1853। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को सेपरेट कर दिया। ठीक, गवर्नर जनरल जो काम कर रहा था अभी तक, तो उसकी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि विधायी परिषद और उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स थे उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट देखेगा, अंडर विच 6 न्यू काउंसिल्स वर एडेड, जिनको बोला गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। गवर्नर जनरल अभी तक जो काम कर रहा था लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको अलग अलग कर दिया गया था, जिनके नीचे 6 न्यू काउंसिल काम करेंगी, और उन काउंसिल्स को बोला गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो यहाँ से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम ना स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि जो 1833 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट करवाया था, वो 1854 में लॉर्ड मैकाले कमेटी आई थी एक, उन्होंने बोला था कि भैया इंडिया में भी करवाओ आप क्या, सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक, फॉर एवरीवन। समझ रहे हो? तो 1854 में पहली बार मैकाले कमेटी के अपॉइंटमेंट से हुआ था सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्ट हो गया। ठीक भाई, संसद रूल ऑफ कंपनी कैन बी एंडेड एनी टाइम। अब कंपनी को कभी भी खत्म हो सकता, कभी भी खत्म किया जा सकता था, ये एक रूल बना दिया था। ठीक, इसके अलावा फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। ठीक, अभी तक क्या हुआ था, टेम्पररी था। बोर्ड और मोस्टली बोर्ड ऑफ मेंबर कहाँ के थे, हमारे ब्रिटिशर्स के थे, ब्रिटेन के थे। ठीक, लेकिन अब परमानेंट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें से बोला था कि जो छह छह लाइक काउंसिल्स हैं
अब 6 में से जो 4 हैं उनमें बंदे कहाँ से आएंगे? नंबर 1 बंगाल, याद रखना क्वेश्चन आता है, दूसरा मद्रास से, तीसरा बॉम्बे से और चौथा आगरा से। अब देखो ये 3 तो भाई आपको पता है, बंगाल, ठीक, बॉम्बे और मद्रास, ये तो 3 आपको पता है ब्रिटिशर्स थे। चौथा एक नई जगह जुड़ जाती है इसमें, दैट इज आगरा, ठीक। तो इन 4 जगहों से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 6 में से 4 सीटें यहाँ से आ गई, और अदर जो भी पहले से थी वो ब्रिटिश की तरफ से आएंगी। समझ रहे हो? तो ये पहली बार हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट। गॉट इट? तो ये तो था हमारा रूल ऑफ कंपनी, ठीक। 1773 से 1858, सॉरी 1853 से 1858 ही चलेगा एक्चुअली, ठीक है। 53 से 58 तक चलता है। इसके बाद आएगा हमारा रूल ऑफ क्राउन, जो चलेगा 1858 से हमारी आज़ादी तक, और जैसी हमारी आज़ादी होगी नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूंगा, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात शुरू हो जाएगी, तब हम बात करेंगे हमारी एक्चुअल पॉलिटी की। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं फैक्चुअल, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है हर साल, सीडीएस एनडीए और सीएपीएफ में। तो ये था यहाँ तक। बाकी हमें मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, तो 1829 में क्या हुआ था मैं आपको इधर बता दूं बोर्ड पे, 1829 का एक ईयर था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ था भैया, हमारे एक आप जानते होंगे राजा राम मोहन राय जी को, ठीक। तो राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था, सती प्रथा को खत्म किया 1829 में। किसको? सती एवोल्यूशन, सती प्रथा को खत्म किया। जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, इनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम वेंटिक, ठीक। इन्होंने सपोर्ट किया था हमारे राजा राम मोहन राय जी को टू अबॉलिश दी सती, जो भी था सती प्रथा, ठीक। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट था, मैंने बता दिया आपको। बाकी इन दिस वीडियो विल एंड हियर, any doubt you can comment me here, or you can comment on this particular WhatsApp, ठीक है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा, अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो बताओ मेरे को क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत इजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश का बहुत मिक्सचर लेके जाता हूँ, ठीक है। आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि ठीक है मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ इन केस इफ यू नीड पीडीएफ यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आप पीडीएफ के थ्रू जाना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी अपने पे पीडीएफ है, बुक रखो, हाईलाइट करो, रिवाइज करो, एंड दैट्स इट, ठीक। 10 to 15 डेज में आई विल बी एंडिंग विद आवर पॉलिटी, ठीक। जहाँ से अराउंड 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं हमारे हर हमारे हर पेपर में, ठीक है। 10 से 15 तक आ जाते हैं हमारे सीपीएफ में ठीक। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद, टेक केयर।